नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है बजट से आस, ऐलान होंगे खास। राजस्थान के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को विधानसभा में भजनलाल सरकार का बजट पेश करेंगे। इस बजट में महिलाओं और कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिस पर सबकी नजरें हैं। भजनलाल सरकार का कहना है कि सरकार बजट में समाज के हर वर्ग की जरूरतों को शामिल करेगी, ताकि सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को गति मिल पाए। सीएम चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले और समाज की मुख्य धारा से ऐसे लोग जुड़ सकें। सरकार किसानों को कम से कम ब्याज दरों पर छोटी और लंबी अवधि पर लोन भी उपलब्ध करवाने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं के लिए कई घोषणा की जा सकती है। विकसित राजस्थान के लिए सरकार कई ऐलान कर सकती है, लेकिन राजस्व घाटे से निपटना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। 19 फरवरी को पेश होगा राजस्थान सरकार का दूसरा बजट। $5 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट साइज। सरकार बजट लाएगी बेरोजगारों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में। इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोटा खर्च, फोकस राइजिंग राजस्थान पर। पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के लिए घोषणा होने की संभावना। कर्मचारी, शिक्षा, युवाओं और महिलाओं के लिए होंगे बड़े ऐलान। बजट से उम्मीद है कि आने वाले बजट में युवाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा भजनलाल सरकार से। बजट से आस, ऐलान होंगे खास। तो बजट से आस, ऐलान होंगे खास, क्योंकि सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने पहले ही समाज के अलग अलग वर्गों से भी बातचीत की है कि बजट में उनकी आशाएं क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं, उनको कैसे पूरी करें। सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन क्या इस पर सरकार खरी उतर पाएगी? आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, राखी राठौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। रामपाल जाट हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। विपिन शर्मा हमारे साथ हैं, कर्मचारी नेता के तौर पर। सुनील दत्त गोयल हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं आईसीसीआई के, वे भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल। और सुनील जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे कि प्रदेश की जनता को तो उम्मीदें हैं सरकार के बजट से, क्या आपको लगता है कि सरकार भी इन उम्मीदों पर खरी उतरेगी? अब सरकार की हमें इस बार राजस्थान से पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि केंद्र ने बहुत अच्छा बजट दिया है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने अलोकेशन भी काफी बेहतरीन तरीके से की है। और केंद्र सरकार का जो पूरा फोकस है वो या तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए है, और साथ ही जितने भी आधारभूत और मूलभूत ढांचागत सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए है। वैसे मैं एक बात और बता दूं कि अपने इंडिया में जितनी भी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि रेल रोड ब्रिजेस बनाती है, उनमें अधिकतर कंपनियां राजस्थान से हैं या उनके मालिक लोग राजस्थानी हैं। और इस बार सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज पुराने 40 से 50 साल पुराने हो चुके हैं, जब राजस्थान की स्थापना हुई तो वो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया बन गए थे। जैसे मैं जयपुर का एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि अपना सुदर्शनपुरा, करतारपुरा, बाईसुदाम इंडस्ट्रियल एरिया है। ये मैंने डिमांड भी किया माननीय वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को कि महिंद्रा सेज हमारा खाली पड़ा हुआ अजमेर हाईवे के ऊपर, अगर ये जो इंडस्ट्रियल एरिया शहर के बीचों बीच आ चुका, इसको हम उन उद्योगपतियों को लैंड का मिक्स यूज कन्वर्जन अगर दे दे और बदले में उनको महिंद्रा सेज में शिफ्ट कर दे, तो जो शहर के अंदर जो पोल्यूशन और जो ट्रैफिक कंजंक्शन है वो सारा खत्म हो जाएगा और शहर के बीच में रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया बहुत बड़ा रूप लेकर के आएगा, नया डेवलपमेंट होगा। और वो जो इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट होंगी तो आज के हालात में आज की नई टेक्नोलॉजी से वो इंडस्ट्री डेवलप होंगी और उनसे डेफिनेटली तो व्यापारियों की, देखिए अब बिजनेसमैन की जो उम्मीदें हैं उन पर भी आपकी बातचीत हुई है, वो कितना व्यापारियों को मिलता है इस बजट में, वो भी हमारे सामने आएगा। विपिन शर्मा साहब, कर्मचारियों को उम्मीदें क्या है और कर्मचारियों से भी सरकार ने बात की है?
निश्चित रूप से कर्मचारी संगठनों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया था। हमने अपनी डिमांड्स बताई थी, उन्होंने कुछ अपनी मजबूरियां बताई थी, कुछ समय निर्धारित किया था। अब उम्मीद करते हैं कि जो गत बजट में खेमराज कमेटी गठित की गई थी, उसकी जो रिपोर्ट अब सार्वजनिक की गई, पब्लिक डोमेन में आई, तो कर्मचारियों ने अपना आपको ठगा सा महसूस किया। उन्होंने अब डिमांड्स तो जो कर्मचारी संगठनों ने ज्ञापन दिया और डिमांड्स तो कर दी, रिकमेंडेशन का कहीं जिक्र नहीं किया। अब सरकार के पाले में गए थे, हम ये मानते हैं कि सरकार उसको रिकमेंडेशन करेगी। वहीं उस जो अगर बजट पूर्व जो चर्चा में कर्मचारियों का लबू लुभान जो निकल के आया कि बहुत सारी विसंगतियों की बात की, तो हमने एक ही बात कही, अगर सरकार हमें 9, 18, 27 वर्ष पे 3 एसीपी देती है पदोन्नति के, अगर सरकार 8, 16, 24, 32 पे 4 पदोन्नति के अवसर देते तो आधी से ज्यादा वेतन विसंगतियां और जो कर्मचारियों में असंतोष चला आ रहा है वो बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि पदोन्नति 5-5 वर्ष से नहीं हो पा रही है। तो अगर सरकार 4 पदोन्नति के परिलाभ दे देती है, तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त भी किया था। अब देखते हैं इस बजट में क्या निकालते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नव क्रमोन्नत विद्यालयों में पद नहीं आए हैं, विशेष शिक्षकों के पद नहीं आए। 2010 से स्कूल तो क्रमोन्नत हो गया 12वीं तक, लेकिन वह लेक्चरर का पद आज तक भी नहीं आया, तो फिर बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में और वहां स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने को उपलब्ध हो जाए, चिकित्सा में बजट बढ़ाया जाए। केंद्र ने बजट दिया, समसा का बजट दिया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट नहीं रहा। जो पिछला वर्ष का बजट था उसमें 10% की वृद्धि गई, वो सारा तनख्वाह में चला जाता है। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट नहीं आएगा तब तक सुधार नहीं हो पाए। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षकों का, कर्मचारियों का, और कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होना चाहिए। और हमें लगता है कि बहुत साल पुरानी बिल्डिंगों से हम काम चला रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन किसान क्या चाहते हैं रामपाल जी? हेमंत कुमार जी, राजस्थान में जनसंख्या का 72% है अभी भी। 72% लोगों की यदि आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो नए नए धंधे शुरू होंगे, नए नए धंधे शुरू होंगे तो फिर डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड और सप्लाई, इसका जो चक्र है वो गतिमान हो जाएगा। और इसके गतिमान के लिए जरूरी है अधिकतम लोगों की जेब में पैसा आवे, और बजट का यही काम है कि वो अधिकतम लोगों की जेब में पैसा डाले। तो यदि किसानों की जेब में पैसा आता है, और किसानों की जेब में पैसा आने का 2 तरीका है। एक तो उसको फसल के दाम मिले, और फसल के दाम का अर्थ है जो फसल पैदा ही नहीं होती, प्रकृति की मार खराब हो जाती है, उसकी आपदा राहत कोष सरकार के नियम बने हुए हैं, उसके अंतर्गत 3-3 वर्ष हो गए स्वीकृत राशि वो अब तक किसानों को नहीं मिली। दूसरा, जब फसल पैदा हो जाए तो पैदा होने के बाद उसको वो दाम तो मिल जाए जिन्हें सरकार न्यूनतम कहती है, वो भी दाम नहीं मिलते। इस बार मूंग है, अभी राजस्थान का प्रमुख प्रोडक्शन था, जो भी उसकी खरीद बंद हुई है। 50% मूंग अकेले राजस्थान में पैदा होता है पूरे देश का जी, और उसकी जो खरीद हुई है वो भी 8% कुल उत्पादन की, मूंग की। हाँ, मूंग की। और मोट तो खत्म ही होता चला गया कि हम कोई संजीदा हुए ही नहीं मोट के प्रति। तो निश्चित, लेकिन जो खत्म हो गए उसका भी मुआवजा देते हैं। जैसे राजस्थान में उड़द खत्म हुआ, उसकी जो खरीद हुई 0.5% से भी कम है। तो जो उड़द खत्म हुआ है उसका कंपनसेशन देना, 2 इनके पास योजना है, आपदा राहत कोष है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें तो प्रीमियम मिलते हैं किसानों को, उसका भी लोगों को क्षतिपूर्ति का पैसा नहीं मिलता। तो जेब में पैसा, जेब खाली तो हो जाती है, पैसा वापस नहीं आता। इसी ढंग से न्यूनतम समर्थन खरीद का जो मैं आपको कर रहा था जिक्र, उसमें राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर सकती है। नीलामी बोली वो एमएसपी से शुरू कर सकती है, राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करके। और एक लाइन जोड़नी है इनको, और ये लाइन इनको इसलिए दिक्कत नहीं होगी कि केंद्र ने आदर्श कृषि उपज का अधिनियम बनाया हुआ है, मॉडल एक्ट 2017 में, और राज्य को भेजा हुआ है, और राज्य ने भी उस अधिनियम का आधार पर पूरा ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है 2018 से ही, और 2018 से वो अभी सरकार की आलमारी में बंद है, वो पटल तक आ जाए विधानसभा के, तो किसानों की आय बढ़ जाएगी। तो जब तक आय नहीं बढ़ाएंगे हम अधिकतम लोगों की, तब तक तो आपने ये फॉर्मूला सरकार को दिया कि नहीं दिया? आपसे बातचीत तो हुई थी किसानों के प्रतिनिधियों से, सरकार की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री की तरफ से? हेमंत जी, हम तो ये फार्मूला इनको देते आए हैं 2018 से अब तक लगातार जी, इनको भी दिया है, लिखित में भेजा है।
अब हम तो कह ही तो सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी को मिले, अधिकारी को मिले, सीएम को ज्ञापन दिया है, सबको दिया है। अब करना तो इनका हक का काम है। अब ये करें नहीं करें ये इनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। यदि इनको आमदनी बढ़ानी है, किसानों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी मिले किसानों को, फसल का उचित मूल्य मिले किसानों को। हाँ हेमंत जी, कम से कम वो मूल्य तो मिल जाए जिसको न्यूनतम कहते हैं। अरे हम एमआरपी नहीं कहते, जी मिनिमम तो दे दो, मैक्सिमम मत दो। तो मिनिमम भी देने को तैयार नहीं है किसानों को, है ना। अभी आप आश्चर्य करोगे, सरसों आने वाली है 15 फरवरी से, इनकी खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। और सरसों का जो एमएसपी है वो है 5,950 रुपए 1 क्विंटल का जी। और बाजार में अभी जो दाम चल रहे हैं वो 5500 से नीचे चल रहे हैं। और जैसे सरसों आएगी वो 5000 से नीचे चले जाएंगे, फिर किसान घाटे में। तो किसान को जो उसका दाम है न्यूनतम है वो देने की व्यवस्था सरकार करती है, तो किसानों की जेब में पैसा आएगा। पंकज शर्मा और ये काम किसानों को भी उम्मीदें हैं। आपको कितनी उम्मीद है कि राजस्थान में देखिए समस्याएं तो बहुत है, कुछ आपकी सरकार की तरफ से के समय से भी चली आ रही, कुछ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो पानी जैसे है वो नीचे चला जा रहा है, कई इलाके ड्राई जोन में जा रहे हैं, तो समस्याएं बहुत है। और राजस्थान के लिहाज से देखें तो आपको कितनी उम्मीद है कि सरकार इन समस्याओं को इस बजट में सामना करेगी, लोगों को राहत मिलेगी? हेमंत जी, हमें उम्मीद तो 100% ही है जी। देखिए उम्मीद तो कमी क्यों रखें, 100% जी बिल्कुल। हाँ 100% रखेंगे, इसलिए हम तो कह रहे हैं। ठीक है रामपाल जी, ठीक है मैं आता हूँ वापस। पंकज जी देखिए हेमंत जी, बीइंग ए यूथ, आज मेरे पास कई युवाओं की एक रिक्वेस्ट थी कि उनकी बात को मैं आप तक पहुंचा और आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार तक ये बात पहुंचे। कंप्यूटर अनुदेशक हमारी सरकार में हम लोगों ने लगाए थे। आज जब फ्रांस की धरती पर प्रधानमंत्री जी एआई समिट में भाग ले रहे हैं तो उस एआई की इंपोर्टेंस तभी प्रासंगिक होगी जब राजस्थान की सरकार, जो पिछली सरकार हमारी थी, हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर अनुदेशक राजस्थान में लगाए, परमानेंट लगाए। इस सरकार में वो कंप्यूटर अनुदेशक पहली बात तो कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा पे लगाने की बात हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, उन कंप्यूटर अनुदेशकों की लगातार 2 मांगे वो लगातार उठाते रहे। पहली बड़ी मांग उनकी है कि जो वेतन विसंगति उनके है उस वेतन विसंगति को दूर किया जाए। वेतन विसंगति ये है कि जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसकी वेतन 2800 पे ग्रेड पे है और जो सीनियर इंस्ट्रक्टर है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, उसकी पे ग्रेड 3600 है। तो वो चाह रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो 4200 और 4800 की पे ग्रेड में उनका पे स्केल हो जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, उनका पदनाम भी लगातार वो मांग करते रहे कि उनका पदनाम जो है वो चेंज किया जाए, क्योंकि ये पदनाम अगर बात की जाए, जो सीनियर इंस्ट्रक्टर है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वो लगभग एक लेक्चर के इक्विवेलेंट के है और जो बेसिक वाले हैं वो 2nd ग्रेड के इक्विवेलेंट है। तो कहीं ना कहीं पदनाम को भी चेंज किया जाए, क्योंकि जो पदनाम अभी उनका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसमें एक कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं कि यह कोई ऑपरेटर है क्या है, जिससे एक प्रॉपर सही हो पाए। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक मांगे हैं ये कम से कम सुनी जानी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं करूंगा, जो प्राइवेट सेक्टर में टीचर्स हैं उन टीचर्स को कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जानी चाहिए, क्योंकि लगातार हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर लगातार माथापच्ची होती है, लगातार फीस लूटी जा रही है, पेरेंट्स से लूटी जा रही है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात, जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सिक्योर किया जाना चाहिए। उनके लिए एक बेसिक सैलरी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कानून लेके आना चाहिए सरकार को, जिससे डिफाइन किया जा सके इनको इतनी बेसिक सैलरी तो मिलेगी। क्योंकि निजी स्कूलों में हम सब लोग जानते हैं कि कितना अच्छा टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन उस प्रोपोर्शन में उनको कभी भी सैलरीज नहीं मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लगातार कोटा में, आज भी कोटा में एक छात्र ने सुसाइड किया है, पिछले 1 महीने में 15 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। वहां जो हम लोगों की सरकार में गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन को कहीं ना कहीं प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की कमी की वजह से हम लोगों ने कलेक्टर्स को बाध्य किया था, एसपी को बाध्य किया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। केवल ये कहकर कि व्यक्तिगत कारणों से किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये हम सब लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है, गंभीर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लगातार जी ये गंभीर मुद्दा है, लगातार इस सरकार में, जब हमारी सरकार थी, हम लोग एक एंटी चीटिंग बिल लेकर आए। उस एंटी चीटिंग बिल की प्रावधान की वजह से जो जिन लोगों ने पेपर लीक में लिप्त थे उन पर कार्रवाई हुई। इस सरकार में पिछली 1 साल में लगभग 6 पेपर लीक हो चुके हैं।
सिलसिलेवार अगर बात करूं तो एनसीसी को ले लो, 10th को ले लो, सीड कॉर्पोरेशन को ले लो, एलवीएचएस का, बीएससी नर्सिंग का ले लो, यूआरओ ले लो, आरएस का भी जो एग्जाम था वो नवलगढ़ में खामी बरती गई है। तो जो हमारी सरकार बिल लेकर आई थी उसमें और अगर कुछ इंक्रीमेंट करने हैं या और कुछ अगर चेंजेस करने तो किए जाए, लेकिन उसको प्रारूप को उसको प्रॉपर प्रभाविकता के साथ लागू किया जाए, ये सरकार को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो लगातार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम एआई की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी विश्व के पटल पे एआई की बात कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी तक इस राजस्थान में नहीं निकाली जा रही। वैकेंसी को निकाला जाए, कम से कम 50,000 कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी को फुलफिल किया जाना चाहिए। सरकार है, इन उम्मीदों पर क्या इस बजट में सरकार खरी उतरेगी? विपक्ष को भी 100% उम्मीदें आपसे हैं। राखी जी, देखिए, निश्चित तौर पे जब पंकज जी ने शुरुआत करी युवाओं से तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि 5 साल में जो युवाओं की स्थिति थी, जो महिलाओं की स्थिति थी, दो अगर वर्ग की मैं स्पेशली बात करूं, जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार की जो कार्यकाल था उसमें जो स्थिति थी उसमें निश्चित तौर पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, जो पिछले बजट के अंदर, जबकि पिछला साल इलेक्शन ईयर भी था, लोकसभा का आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन हमारा जो पूर्ण बजट आया उसमें हमने 4 लाख नौकरियां, 10 लाख रोजगार अनाउंस किए थे पूरे 5 साल हमारे कार्यकाल के अंदर। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि 1 साल के कार्यकाल में हमने 60,000 नियुक्तियां की, 81,000 जो नियुक्तियां होनी है उनके कैलेंडर को हम लोगों ने जारी कर दिया है। राइजिंग राजस्थान जैसा सबमिट ला करके रोजगार के क्षेत्र में हमने जो अवसर सृजित किए वो 10 लाख करेंगे। राखी जी, कैलेंडर जारी करना प्लानिंग कर दी है, मैंने कहा 4 लाख देना उपलब्धि है, बिल्कुल, लेकिन जी सर, मैं हेमंत जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कैलेंडर जारी होना उपलब्धि है, क्योंकि क्या है, किसी भी अब बताइए, मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, मैं बता देता हूं क्यों नहीं है, क्यों नहीं। एक भर्ती 6-6 साल तक अटकी हुई है। अभी आप देखिए, आपकी सरकार में भी जो पिछली सरकार की भर्तियां थी, 1 साल गुजर गया, अभी भी कई लोग नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। राखी जी, इसलिए कह रहा हूं कि हमें ये सिस्टम, जैसे पहले उन्होंने कहा, गोयल साहब ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने कही है। जी जी हाँ। जी हेमंत जी, देखिए, मैं आपको ये कह रही हूं कि जो परीक्षार्थी को जो एग्जाम्स देने हैं उसको मालूम है कि फला महीने के अंदर इस डेट पर, जैसे 27 तारीख को रीट आ रही है, मालूम है सबको कि इस तारीख को देना है। इसके अलावा जो बाकी पेपर्स हैं वो मालूम है। तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो कैलेंडर जारी होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जिससे बच्चों को मालूम रहेगा कि कौन कौन से एग्जाम्स में मेरे हिसाब से कैलेंडर के बाद तय समय पर भर्ती प्रक्रियाएं पूरी होना और गरीब बच्चों को नियुक्ति मिल जाना, उससे भी बड़ी उपलब्धि है। राखी जी, नहीं चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये अटक जाती है। तो देखिए, अभी वो ग्राम विकास अधिकारी 2 सालों से 3 सालों से संघर्ष कर रहे थे, कोई भर्ती कोर्ट में अटक गई। अब आप देखिए कि राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेता 53 चयनित अभी भी जो फिजिकली हैंडीकैप खिलाड़ी हैं वो इंतजार ही कर रहे हैं, वो भटक रहे हैं, रोजाना दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स की, ऐसे बेरोजगारों की सुनवाई मुझे लगता है कि सरकार को प्राथमिकता के आधार पर बजट में भी प्रावधान करके करनी चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? देखिए हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, पहले मेरी बात तो पूरी नहीं हुई, पहले मैं बात कर लूं, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात करेंगे। 4 लोगों ने मुझ पर बात करी है, तो इसलिए मेरे को पूरा समय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस बात को कहा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जब 4 लाख नौकरियों की बात मैं कह रही हूं सरकारी, तो अभी हमारा जो 1 साल का टाइम हुआ है उसमें 60,000 नियुक्तियां दे चुके हैं। आगे चल के हम लोग जो 4 लाख नौकरियों की बात है, साल दर साल जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने और लोगों के सामने पेश करेंगे। तो जिस तरह से 81,000, आप लगातार हेमंत जी अगर मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मुझे लगता है आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप बोल लीजिए फिर। राखी जी, सरकार में इसलिए इंटरप्ट करना पड़ेगा। जवाब देने को तैयार हूं, समय देंगे तो और जिम्मेदारों से ही सवाल पूछना पड़ता है। मैं आता हूं सुनील जी आपके पास, छोटा सा राखी जी को, कंप्यूटर टीचर को लेकर के आपने कहा था कि हम भर्ती करेंगे, लेकिन आपने तो उनकी संविदा भर्ती का ऐलान किया, तो उसके बाद से वो भी परेशान है। तो क्या इस बजट में इस बात का प्रावधान भी होगा? युवाओं की बात चल रही थी, इसलिए मैंने टोका। जी, माफी चाहता हूं, बोलिए। देखिए, युवा जो है वो जितने सेटिस्फाइड हमारी सरकार में है उतना आपने देखा, अभी मैं पढ़ रही थी अखबार में कि कैसे कैसे पेपर 30-35 दिन भी बाहर निकल आ जाते थे। एग्जाम से 30-35 दिन पहले पेपर आउट हो गया। इनके मंत्री, इनके लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे। जिस लेवल पर वहां पर पेपर लीक की घटनाएं थी उसको किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और राजस्थान के अंदर सबसे पहला वादा अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का था तो युवाओं के भविष्य के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है, चाहे वो नौकरियां देना हो, चाहे वो रोजगार सृजित करना हो, हमारे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना
हो जिससे यहां पर जैसे भी घाटे की बात हो रही थी, तो घाटा कैसे कवर करेंगे उसके लिए जरूरी है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। हमने अपने सरकार के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान ऑर्गेनाइज करके ये प्रूव किया कि हमारी मंशा ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने की है। नहीं तो क्या है, आखिरी साल में कांग्रेस ने किया था, एग्जीक्यूशन 1-2% रहा। मैं इस दावे से कह सकती हूं पूरे देश के अंदर अभी 33% एग्जीक्यूशन लेवल है। हम लोग 50% से ऊपर एग्जीक्यूशन ला करके जो 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं उनको ग्राउंड लेवल पर लाएंगे। महिलाओं के लिए महिला अपराध में सबसे ऊपर राजस्थान रहा। हेमंत जी आपने कई बार देखा, लेकिन अपराध में अगर 7% की कमी आती तो ये दृढ़ शक्ति है हमारे मुख्यमंत्री जी की। चाहे किसानों को गेहूं पर 125 रुपए एक्स्ट्रा एमएसपी देने की बात हो, उनको दिन में बिजली 2027 में देना हो, चाहे हम ईआरसीपी की बात करें, चाहे हम यमुना जल समझौते की बात करें, मैं दावे से कह सकती हूं अगर एक साल आप कांग्रेस पार्टी के देखेंगे, एक साल हमारे देखेंगे, तो सबसे ज्यादा अगर एग्जीक्यूशन बजट घोषणाओं का किसी ने किया है तो आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने किया। और इसीलिए मैं कहती हूँ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब हम काम करते हैं तो लोगों का विश्वास हम पर होगा ही होगा। समय में हुआ था 94 में हुआ था, मुझे मालूम है। 94 के अंदर सबसे पहला जल समझौता हुआ था, लेकिन दशकों तक अटके हुए समझौते को अगर ग्राउंड लेवल पर लाना है, देखिए क्या अगर पुरानी बातों को करेंगे हेमंत जी तो कर लीजिए आप, मैं तो तैयार हूं करने के लिए। बहुत सारी मैं भैरव सिंह जी की बात कर रहा हूं, मैं पुरानी बात, मैं भैरव सिंह जी की बात कर रहा हूं। उस वक्त जो सबसे पहला समझौता हुआ और उसके बाद जो गंगा सिंह जी के प्रयास रहे पानी को लेकर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। पानी हमारी सबसे बेसिक जरूरतों का हिस्सा है और पानी से ही डेवलपमेंट का, विकास का आधार निकलता है। आप ठीक कर रही हैं। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। तब मैं ट्रेड और इंडस्ट्री की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि पुरानी बातों को पर अब ज्यादा उस पर जोर ना दें। अब सवाल है कि इस सरकार ने पिछले साल भी काफी अच्छा बजट पेश किया था दिया कुमारी जी ने, और उनका एक दूसरा वित्त मंत्री के रूप में बजट है। और दिया कुमारी जी का एक बड़ा फोकस बहुत साफ स्पष्ट हमने देखा, जिसमें ट्रेड इंडस्ट्री बड़ा खुश महसूस कर रही है कि वो ट्रेवल एंड टूरिज्म के ऊपर पूरा फोकस है। राजस्थान राजसी रंगों का स्थान, पता नहीं क्या दिख जाए, वो जो राजस्थान की पंच लाइनें रही हमारी। तो अगर पर्यटन का क्षेत्र डेवलप होता है तो आप यकीन मानिए कि उस शहर की, उस राज्य की, उस देश की पूरी इकोनॉमी चेंज होती है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे देश है जो सिर्फ ट्रेवल एंड टूरिज्म के ऊपर जिंदा है। राजस्थान में ट्रेवल टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है। सरकार इसके ऊपर इस बार मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली दिया कुमार जी, क्योंकि खुद वो बहुत बड़े जयपुर के राजघराने से आती है और वो ट्रेड इंडस्ट्री से बड़ा फ्रिक्वेंटली मिली है पिछले 6 महीने। देखिए राजस्थान में लगातार जो है टूरिस्ट का आगमन अच्छा हुआ है। अभी हम पिछले आपने देखते हैं पिछले 2 सालों के अच्छा संकेत है, और आप जो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि बजट में भी वो संकेत और ज्यादा अच्छे हो जिससे हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे। पंकज शर्मा जी, हेमंत जी एक बात कहना चाहूंगी मैं, एक मुझे मौका दीजिएगा। हाँ बोलिए। देखिए अभी टूरिज्म की बात हो रही थी हेमंत जी, तो टूरिज्म के लिए हमने अलग से पॉलिसी लाई है जिसमें कि अलग अलग नीतियां चेंज की है। किस फुट पर कितने जो नंबर ऑफ रूम्स हैं उसमें कितना परमिशन दिया जाएगा, इसमें पॉलिसीज में बदलाव किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य जो है वो राजस्थान हमारा करेगा। लेकिन पंकज शर्मा जी ने एक डेटा गलत दिया है, मैं ठीक करना चाहूंगी। कोटा के अंदर जिस तरह की काम हो रखे हैं उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन 25 की संख्या इस तरह से देखिए मौतों पर भी राजनीति करना पंकज जी गलत है। आपने बोला इस साल 25 हो गए, 25 नहीं बताया, 15 बताया। आप करेक्ट कर लीजिए, आज रिवाइंड कर लीजिए। 15 भी नहीं हुए, 15 भी नहीं हुए, जनता की समस्याएं मैं चाहता हूं कि एक एक करके हम उनको सामने ला सकें। 15 गलत है ना, झूठ बोल रहे हैं राखी जी। आज ये दुखद है, एक भी होता है ना सुसाइड, एक भी सुसाइड होता है, हमारा एक भी बच्चा अगर खत्म होता है तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भी बच्चा अगर जाता है तो गलत है, लेकिन क्यों गलत चीज बोल रहे हैं? आत्महत्या करता है तो हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। आप झूठा फिगर क्यों दे रहे हैं? मौतों में राजनीति, मौतों में राजनीति। देखिए बहुत गंभीर मुद्दे पे ये राजनीति कर रहे हैं। आप झूठ बोल करके कोई चीज नहीं कर सकते हैं। आप सही फिगर बताइए दर्शकों को कितना हुआ है। मैं बता रहा हूँ, 15। आप झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए चेक करके, आप बताइए कौन सच्चा बोल रहा है। जितने गलत बोले 15 कैसी बात कर रहे हैं? देखिए हेमंत जी आप चेक करके बताइए एक बार इस चीज को। हेमंत जी जबरदस्ती झूठ बोलकर मौतों में मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए एक भी बच्चा जाता है तो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस पर बहस नहीं कर रहे हैं कि कोटा में कितने बच्चे चले गए, या हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। वो आपकी सरकार में भी थे और हम सबको मिलकर के इसके लिए प्रयास करने होंगे। जी पंकज जी का पूरा करें, ठीक है। वो उन्होंने गलत बोला, वो उन्होंने फिगर नहीं दिया था, उन्होंने कह दिया कि मैंने गलत बोला है। जी आप चेक कर लीजिए।
आप फैक्ट चेक कर लीजिए, 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 बता दीजिए ऑन कैमरा की मैंने गलत बोला है, आप ऑन कैमरा बता दीजिए ना मैंने गलत बोला है, तो बिल्कुल ऑन कैमरा बता दीजिए मैंने गलत बोला है। ये सबसे बड़ी मैं डेट वाइज बता देता हूँ। 7 बच्चे इसी साल, नए साल में, जनवरी के महीने में 7 बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं आप चाहो तो डेट वाइज बता देता हूँ। 7 जनवरी को, सुनिए ना, सुनिए, हम इस पर अनायास समय बर्बाद नहीं करें, मेरा निवेदन है राखी जी। अब मैंने वो फिगर रख दिया है राखी जी। मैं आप कहें तो मैं 7 जो जनवरी के 7 मामले सामने आए, आज एक मामला सामने आया है। इस पे एक्शन लेंगे, लेकिन गलत फिगर्स बोलना हाँ, नहीं, वो गलत को ठीक कर दिया है। एक जो बड़ा मुद्दा जी हेमंत जी, एक बड़ा मुद्दा जिनसे राखी जी बच गए, इनसे आपने बड़ा सवाल पूछा कि कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए, कंप्यूटर टीचर्स के लिए इनके पास क्या बजट आने दीजिए ना। उन्होंने आश्वासन दिया है। गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कि छोटी गोयल साहब आऊं आपके पास, लेकिन विपिन जी सरकार की तरफ से ये भी आश्वासन दिया गया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करेंगे और कर्मचारियों का भी ख्याल रखेंगे, जो राखी जी को ने अभी जो कहा। जी निश्चित रूप से उम्मीद कर रहे हैं कि जो संविदा निविदा कर्मचारी हैं उनका जो गहलोत सरकार ने RLDC का गठन किया था कारपोरेशन, उसमें उनका नियमितीकरण किया जाएगा। और करीब शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पद खाली हैं, वह पदों की भर्ती होगी। अभी महात्मा गांधी में पद खाली पड़े हैं, सरकार नहीं कर रही है। उम्मीद है कि सरकार ने जब पहले बात की है अलग अलग वर्गों के साथ, संगठनों के साथ, और सबसे बातचीत करके बजट बनाने का आश्वासन दिया है, तो सरकार ये तमाम उम्मीदें जो वो हैं वो पूरा करेंगी। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के सबको अभी इंतजार है राजस्थान के बजट का। आखिर कितनी उम्मीदें आम आदमी की पूरी हो पाती है, ये तो बजट के बाद ही पता चल पाएगा।